गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अपठित गद्यांश। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 10 अंक का वेटेज, 10 अंक का प्रश्न जो है ये अपठित गद्यांश का होता है। वैसे तो सभी बोर्ड परीक्षाओं में अपठित गद्यांश पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड की परीक्षा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो, लेकिन मैं यहाँ विशेष रूप से आईसीएसई बोर्ड परीक्षा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ हमारा जो प्रश्न होगा वो किस तरह का होगा। तो ध्यान देंगे आप लोग, आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र में एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका संबंध पाठ्य पुस्तक से न होकर अन्य किसी पुस्तक से होता है। ठीक है ना। हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से हमें ये नहीं पूछा जाएगा, ये ऐसी पुस्तक से होगा जिसका ये गद्यांश हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। यह प्रश्न अपठित गद्यांश का होता है। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा नहीं गया है, ऐसा भाग जिसको हमने नहीं पढ़ा है उसका यह प्रश्न होगा। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करें, क्योंकि होता तो बहुत आसान है, लेकिन 10 अंक हमें मिल जाएं तो कैसे मिले, इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। कुछ विशेष बातें क्या है, प्रश्न पत्र में लगभग 450 से लेकर के 500 शब्दों का अपठित गद्यांश होता है, जिसके नीचे 2-2 अंक के 5 प्रश्न होते हैं। ये क्लियर हो गया ना। हमारा जो अनसीन पैसेज होगा वो लगभग 500 शब्दों का होगा और उसके नीचे हमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो कुल कितने हो गए, 10 अंक का वेटेज हो गया। किसके लिए, 10 अंक का वेटेज हो गया अपठित गद्यांश के लिए। आई थिंक ये 10 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो अगर थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा धैर्य रख करके उत्तर दिया जाए तो ये 10 अंक आसानी से लिए जा सकते हैं। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों पूछा जाता है प्रश्न? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की विचारगत मौलिकता को जानना। ठीक है। आप किसी भाग को पढ़ करके, किसी अनुच्छेद को पढ़ करके कितने अच्छे तरीके से अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, यही कहलाती है विचारगत मौलिकता। कॉपी नहीं करना है, ऐसे नहीं कि आपने टिक किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये गलत हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि जो विचार हैं वो तो किसके होंगे, गद्यांश के होंगे, लेकिन उसको हमें अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में लिखना होगा। और यही बात जानने के लिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा ये जानना होता है कि छात्रों ने विषय वस्तु को कितना समझा है। जो आपको अपठित गद्यांश दिया है, आपने उसको बेहतरीन तरीके से समझा या नहीं समझा है, यह जानना भी उद्देश्य होता है। ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो उत्तर होंगे उनमें विचार तो किसके होंगे, गद्यांश के होंगे, लेकिन भाषा और जो शैली है, भाषा और शैली जो है वो हमारी अपनी होगी। प्रश्नों को हल करने के लिए सुझाव, अब कैसे हल करें? तो सबसे पहली बात क्या है, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक धैर्य से पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से रुक करके धैर्य से पढ़ना है, क्योंकि 10 अंक हैं और इस 10 अंक को प्राप्त करने के लिए, इन 10 अंकों को प्राप्त करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जो भाग समझ में नहीं आया है उसे पुनः पढ़ें। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा अनुच्छेद ही समझ में नहीं आए, कुछ कुछ पंक्तियां हो सकती है, उस गद्यांश का थोड़ा सा अंश हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आए, तो उसे आप पुनः पढ़ें। उत्तर उस गद्यांश के आधार पर ही होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? हमारे उत्तर जो होंगे उस गद्यांश के आधार पर होंगे, लेकिन हूबहू नकल नहीं होगी। भाषा अपनी हो और विचार गद्यांश के हो। यही बात मैं नोट करा रहा हूं आपको कि भाषा और लेखन की शैली जो होगी वो अपनी होगी, लेकिन विचार जो होंगे वो गद्यांश के ही होंगे। ये स्पष्ट होना चाहिए। विचार की मौलिकता आवश्यक नहीं है, क्योंकि विचार तो कहाँ से लेंगे, गद्यांश से लेंगे, लेकिन हमारी भाषा जो है और शैली जो है, लेखन की शैली जो है वो मौलिक होनी चाहिए, हमारी खुद की होनी चाहिए, तभी हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं। एक प्रश्न जो होता है, कई बार शीर्षक आप पूछते हैं, कहा जाता है कि दिए गए अपठित गद्यांश का कोई शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या होती है? उसको टाइटल देना, हेडिंग देना।
तो ध्यान रखना है कि ये बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, जितना छोटा हो सके उतना ही प्रभावी होता है। उस शीर्षक में गद्यांश का भाव निहित होना चाहिए। उस शीर्षक को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो गद्यांश है वो किस संबंध में है, इतना हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद में प्रत्येक उत्तर के बाद एक पंक्ति खाली छोड़ें। हमारा एक उत्तर हुआ, 5 प्रश्न होंगे ना, तो 5 प्रश्न में एक उत्तर हुआ तो फिर एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, फिर एक और हो गया, फिर खाली छोड़ दीजिए। इस तरह से एक उत्तर के बाद में एक लाइन खाली छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है। अब जो खास बातें हैं, स्पष्टता एवं पूर्णता। कई बार देखा जाता है कि हमारे अधूरे उत्तर जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। प्रश्न का एक पार्ट पढ़ लिया और हमें लगा कि उत्तर तो हमें आ रहा है, हमारे समझ में भी आ गया, लेकिन अगला पार्ट जो होता है वो हम छोड़ देते हैं। तो स्पष्टता तो होनी चाहिए उत्तर में, साथ साथ पूर्णता भी होनी चाहिए, हमारा उत्तर पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। तो पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना है और स्पष्टता का पूरा ध्यान रखें। हमें यह समझना है कि मेरी बात अगला समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, मैं जो बात लिख रहा हूं वो पढ़ने वाला समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। ये बात जब तुम्हें ध्यान में रह जाएगी तो आई थिंक आप अच्छा उत्तर लिख लोगे। प्रश्न को पूरा पढ़ें। मैंने भी जिक्र किया था कि प्रश्न पूरा पढ़ना है, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है। कई बार प्रश्न के 2 भाग होते हैं, हम एक भाग पढ़ करके ही उत्तर लिख डालते हैं, अगला भाग पढ़ते ही नहीं है, नंबर कट जाते हैं। सोचकर उत्तर लिखें। जो भी उत्तर लिखें थोड़ा सा रुक जाएं, सोचें, गंभीरता से सोचें कि आपका उत्तर प्रभावी कैसे बन सकता है। मैं कैसे शुरू करूं कि मेरा उत्तर जो है वो काफी प्रभावशाली बने। ठीक है। तो सोचकर उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर जो होगा अपठित गद्यांश का बिल्कुल सही होगा और अच्छा होगा। तो ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान रखने से आप अपठित गद्यांश के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 10 अंक का आपका अपठित गद्यांश होता है और ये 10 अंक जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रश्न को हम बहुत अच्छे तरीके से हल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल में एक अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके उत्तर कैसे दे रखे हैं वो हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ अपठित गद्यांश का एक उदाहरण लेते हैं। यह मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक के अपठित गद्यांश नंबर 22 को यहाँ लिया है। पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रश्न समझेंगे और उसके उत्तर देखेंगे। अब्राहम लिंकन दास प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने दास प्रथा का अंत करने के लिए कई कदम उठाए। दक्षिण अमेरिका वाले इस प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहां का मुख्य कार्य खेती बाड़ी का था, जिसके लिए दासों द्वारा खूब काम लिया जा सकता था, दासों के द्वारा काम कराया जाता था। परंतु दासों पर होते हुए अत्यधिक अत्याचार ने लिंकन को विवश कर दिया कि इस प्रथा को समाप्त करके दम लिया जाए। परिणामतः उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में 1860 में भीषण संग्राम छिड़ गया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। जब ये युद्ध हो रहा था, एक दिन लिंकन दौरे पर निकले तो देखा एक पहरेदार सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया। सैनिक ने नम्रतापूर्वक अपना अपराध स्वीकार किया। राष्ट्रपति ने कठोर स्वर में कहा, क्या इस देश के सैनिक इतने आलसी, निकम्मे और कर्तव्यहीन हैं कि पहरे जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को भी निभाने में उपेक्षा करते हैं? तुम्हारा प्रमाद सब सैनिकों के नाश का कारण बन सकता है। सैनिक बोला, मानता हूं श्रीमान जी, मेरा अपराध गंभीर है, परंतु इसका कारण प्रमाद नहीं, मेरी लापरवाही नहीं, यह मेरी सहानुभूति का परिणाम है। राष्ट्रपति आश्चर्य से बोले, कैसी सहानुभूति? उसका परिणाम कैसे है? उस सैनिक ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मेरे गांव का ही एक सैनिक मेरे साथ बारी बारी से पहरा देने के लिए लगाया गया था। वह बीमार पड़ गया
इसलिए मैं ही उसके बदले पहरा देता रहा। निरंतर 56 घंटे पहरा देते रहने के कारण नींद ने मुझे आ घेरा और मैं अपना कर्तव्य न निभा सका। सैनिक ने उत्तर दिया। राष्ट्रपति कुछ सोचकर बोले, जवान, यदि तुम्हें क्षमा कर दिया जाए और गोली न मारी जाए तो तुम कौन सी ड्यूटी लेना चाहोगे? श्रीमान जी, मैं लड़ाई पर अगली टुकड़ी में लड़ने के लिए जाना चाहूँगा, सैनिक ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। राष्ट्रपति ने उसे क्षमा कर दिया। अगले दिन इसी टुकड़ी का कमांडर लिंकन को युद्ध के समाचार सुनाने आया। अगले दिन इसी टुकड़ी का कमांडर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को युद्ध के समाचार सुनाने आया तो लिंकन ने उससे पूछा कि जिस सैनिक को कल मैंने क्षमा कर दिया था वह अब कहाँ है? कमांडर ने बताया कि युद्ध क्षेत्र में वह बड़ी वीरता से लड़ा। मरते समय उसने अपने एक साथी से कहा, राष्ट्रपति ने मेरे प्रति उदारता प्रकट की थी। युद्ध के मैदान में वीरगति पाकर मैं उस ऋण से उऋण हो रहा हूँ। अब्राहम लिंकन ने बलिदानी सैनिक के प्रति सम्मान दिखाने हेतु अपना हैट उतार दिया और कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि उस सैनिक के परिवार को भरण पोषण के लिए राजकीय कोष से प्रति माह धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब आप अपने प्रश्नों को देखिए। दक्षिण अमेरिका वाले दास प्रथा को समाप्त क्यों नहीं करना चाहते थे? ठीक है, अब क्यों नहीं करना चाहते थे? वापस ऊपर आ जाइए, देखिए क्या लिखा है। दक्षिण अमेरिका वाले दास प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहां का मुख्य कार्य खेतीबाड़ी का था। यदि दास प्रथा को हटा दिया जाएगा तो उनको खेतों में काम करने के लिए आदमी कहाँ से मिलेंगे? इसलिए वो लोग क्या करते थे? वो दास प्रथा को हटाने के विरोध में थे। दास प्रथा को समाप्त नहीं कराना चाहते थे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन था दक्षिण अमेरिका वाले दास प्रथा को समाप्त क्यों नहीं करना चाहते थे। तो हमने देखा कि दक्षिण अमेरिका के लोगों का मुख्य कार्य खेतीबाड़ी था और इसके लिए उनके द्वारा दासों को काम में लिया जाता था। यदि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है तो वहाँ के लोगों को जो खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं उनको खेतों में काम करने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? इसलिए वो लोग क्या करते थे? वो दास प्रथा को चाहते थे। दक्षिण अमेरिका वाले चाहते थे कि दास प्रथा को समाप्त नहीं किया जाए। ठीक है, पहला उत्तर हो गया। अगला है, दास प्रथा को समाप्त करने की किसने पहल की और इसका क्या परिणाम निकला? सबसे पहले आप बताएंगे कि दास प्रथा को समाप्त करने की पहल अब्राहम लिंकन ने की। अब्राहम लिंकन जो थे दास प्रथा के विरोधी थे और उन्होंने दासों पर जो अत्याचार होते थे उनको देखा था और उन अत्याचारों को देख कर के उनका मन दुखी होता था। उन्होंने निर्णय लिया था कि वे दास प्रथा को हटा देंगे और इसलिए उन्होंने ही सबसे पहले पहल की थी दास प्रथा को हटाने की। दो प्रश्न हो गए आपके। तो पहला प्रश्न का उत्तर तो आपको यहाँ से मिलकर थोड़ा सा आपने अंडरलाइन कर लिया, तो यहाँ से मुझे अपना उत्तर निकालना है। ठीक है, दूसरा जो था उसमें आपने देखा कि अब्राहम लिंकन जो थे दास प्रथा के विरोधी थे, तो विरोधी थे तो उसका मतलब पहल किसने की? उन्होंने की थी और उसमें राष्ट्रपति भी वही थे। तो यहाँ थोड़ा जिक्र और कर देंगे। दासों पर होते हुए अत्याचार ने लिंकन को विवश कर दिया कि इस प्रथा को मुक्त करके दम लिया जाए। ठीक है, अब पूछा है कि इसका परिणाम क्या रहा। मैंने कहा पूरा प्रश्न पढ़े अंत तक। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भीषण संग्राम छिड़ गया। दोनों में भीषण संग्राम छिड़ गया था और दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। फिर अगला प्रश्न देखो। राष्ट्रपति ने सैनिक से उसकी कर्तव्य विमुखता के बारे में क्या कहा?
इसका उन्हें क्या उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका भी देखेंगे। तो हमने क्या, जब राष्ट्रपति जब अपने दौरे पर थे तो उन्होंने देखा कि एक पहरेदार सो रहा था, तो उन्होंने उसे जगाया और क्या कहा, देखो, कठोर स्वर में कहा, क्या इस देश के सैनिक इतने आलसी, निकम्मे और कर्तव्यहीन हैं कि जो अपना महत्वपूर्ण कार्य है उसकी भी उपेक्षा करें, उसे भूल जाएं। ठीक है, ये तुमने कहा। इसका उस सैनिक ने क्या उत्तर दिया? उस सैनिक ने कहा कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। अब अपने शब्दों में लिखना है, बात तो वही रहेगी लेकिन अपने शब्दों में। सैनिक ने उत्तर दिया, श्रीमान, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूं, ये बड़ा ही गंभीर अपराध है, बड़ा ही गंभीर अपराध है। इसका कारण मेरा आलस्य नहीं, मेरी लापरवाही भी नहीं है, मेरी सहानुभूति का परिणाम है। ठीक है, उसने कहा कि मेरे गांव का एक सैनिक बारी बारी से पहरा देने के लिए लगाया गया, बीमार पड़ गया, इसलिए मैं ही उसके बदले पहरा देता रहा और निरंतर पहरा देते रहने के कारण नींद ने मुझे आ घेरा और मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा सका। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से भी उत्तर मिल जाएगा। तो ये अपने शब्दों में उत्तर देना है। थोड़ा सा आप यहाँ से देखेंगे, विचार यही होंगे, बात वही होगी, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित करके अपने शब्दों को लिखना है। सैनिक ने कहाँ जाने की इच्छा जताई? सैनिक ने कहाँ जाने की इच्छा जताई और क्यों? अब देखो यहां से, जब राष्ट्रपति ने कहा कि तुम्हें क्षमा कर दिया जाए या तुम्हें गोली मारी जाए तो तुम कौन सी ड्यूटी लेना चाहोगे? तो उस सैनिक ने कहा वह लड़ाई पर अगली टुकड़ी में लड़ने के लिए जाना चाहेगा, क्योंकि वह एक अब इसमें यह नहीं दे रखा कि वो कर्तव्यनिष्ठ था या नहीं था। हाँ, कर्तव्यनिष्ठ तो था, क्योंकि वह अपने दोस्त की जगह भी ड्यूटी दे रहा था और लगातार ड्यूटी दे रहा था। अब ऐसा उसका कहने का कारण क्या था? लड़ाई पर अगली टुकड़ी में लड़ने के लिए जाना चाहेगा। और क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक था। वह क्या था? एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक था। वह आलसी, लापरवाह नहीं था। ठीक है, और इसीलिए उसने ये बात राष्ट्रपति से कही कि वह अगली टुकड़ी में लड़ने के लिए जाना चाहेगा, क्योंकि वह क्या था? एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक था और अपने राष्ट्र के प्रति बड़ा ही सम्मान रखता था और राष्ट्र के लिए वह मर मिटने को भी तैयार था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लिंकन ने सैनिक के परिवार के भरण पोषण के लिए राजकीय कोष से प्रतिमाह धनराशि देने की व्यवस्था क्यों की? अब इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि जब कमांडर ने युद्ध क्षेत्र में हुई घटना के बारे में आकर के राष्ट्रपति को बताया, अब्राहम लिंकन को बताया, तो अब्राहम लिंकन ने उनसे ये पूछा कि मैंने कल एक सैनिक को भेजा था, उस सैनिक का क्या हुआ? राष्ट्रपति के इस कथन पर उस कमांडर ने उत्तर दिया, कहा कि वह वीरगति को प्राप्त हो चुका है और मरते समय वह युद्ध क्षेत्र में वीरता से लड़ा और मरते समय उसने अपने साथी से कहा कि मैं अपने उस ऋण से उऋण हो गया हूं जो राष्ट्रपति ने मेरे प्रति उदारता प्रकट की थी। ऐसे जज्बात के कारण राष्ट्रपति का सिर उस सैनिक के प्रति सम्मान से झुक गया और उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि उस सैनिक के घर भरण पोषण के लिए प्रतिमाह धनराशि भिजवाई जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर बना करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा सोच करके उत्तर देंगे तो उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा उत्तर बन जाएगा। तो ये लगभग 500 शब्दों का आपका अनसिन पैसेज होता है और आई थिंक आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो और ये 10 नंबर आप ले सकते हो।